जय हिंद। लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशन में खत्म कर दी थी। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी के बारे में। बायोडायवर्सिटी को कंजर्व किस तरीके से किया जा सकता है, उस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। इतना हमें ऑलरेडी पता है कि ये जो बायोडायवर्सिटी है, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ह्यूमन बींग्स के एग्जिस्टेंस के लिए ये जो बायोडायवर्सिटी है, ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट हमें ये भी पता है कि अर्थ के ऊपर जितने भी लाइफ फॉर्म्स देखने को मिलते हैं, अर्थ के ऊपर जितनी भी स्पीशीज देखने को मिलती हैं, दे आर क्लोजली इंटरलिंक्ड। ये जितनी भी स्पीशीज हैं, ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं, विच मीन्स कि अगर किसी एक स्पीशीज को, अगर किसी एक लाइफ फॉर्म को कोई भी दिक्कत होगी, तो पूरे के पूरे एनवायरनमेंट में इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। कोई प्लांट स्पीशीज हैं, कोई एनिमल स्पीशीज हैं, अगर उनके ऊपर कोई भी खतरा होगा, तो अल्टीमेटली पूरा का पूरा एनवायरनमेंट उसमें डिग्रेडेशन देखने को मिलेगा। और अगर एनवायरनमेंट डिग्रेड होगा, तो इवेंचुअली ह्यूमन बींग्स का जो एग्जिस्टेंस है, उसके ऊपर भी खतरा देखने को मिलेगा। विच मीन्स कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इस बायोडाइवर्सिटी में, अर्थ के ऊपर जितने भी स्पीशीज देखने को मिलते हैं, उन सभी स्पीशीज का अपना इंपॉर्टेंट रोल है। वो सभी स्पीशीज हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। उन सभी स्पीशीज को हमें रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो बायोडाइवर्सिटी है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। सवाल आता है कि ये जो बायोडाइवर्सिटी है, इसको कंजर्व किस तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमें लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। हमें लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है। हमें लोगों को बताने की ज़रूरत है अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस बायोडाइवर्सिटी। दूसरा, हमें एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। नो डाउट हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत है, नो डाउट हम रिसोर्सेज को यूज़ भी करेंगे, लेकिन ये जो रिसोर्सेज हैं, इनको हमें ओवर एक्सप्लॉइट करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो रिसोर्सेज हैं, इनको हमें ओवर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो रिसोर्सेज हैं, इनको हमें अपने ग्रीड के हिसाब से ओवर एक्सप्लॉइट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जितनी नीड है, उस नीड के हिसाब से हमें एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते हुए इन रिसोर्सेज को यूज़ करने की ज़रूरत है। और तीसरा, हमें अपनी एक्टिविटीज़ को रीओरिएंट करने की ज़रूरत है और ये इंश्योर करने की ज़रूरत है कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो हारमोनियस हो और हमारा जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल हो। ऐसा डेवलपमेंट जो कि किसी और स्पीशीज को थ्रेटन ना करे, ऐसा सस्टेनेबल और हारमोनियस डेवलपमेंट हमें इंश्योर करने की ज़रूरत है। और ये जो पूरा कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, इसमें हमें लोकल कम्युनिटीज और लोकल इंडिविजुअल्स को भी इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। जैसे ट्राइबल पॉपुलेशन है, जैसे रूरल पॉपुलेशन है, ऐसी पॉपुलेशन जिसको जानकारी है अपने लोकल हैबिटेट के बारे में, जिसको पता है कि उस लोकल हैबिटेट को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उन लोकल कम्युनिटीज़ को, उन लोकल इंडिविजुअल्स को भी इन कंजर्वेशन के एफर्ट्स में हमें इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। और इसके लिए लोकल लेवल्स पे हमें इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स को डेवलप करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये जो कंजर्वेशन के एफर्ट्स हैं, ये वन टाइम एफर्ट्स नहीं है। ये जो कंजर्वेशन के एफर्ट्स हैं, इनको हमें कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होनी चाहिए। ये जो कंजर्वेशन है, ये एवर लास्टिंग होना चाहिए। ये जो कंजर्वेशन है, इसको हमें एक लंबे टाइम तक इंश्योर करना चाहिए। बेहद सिंपल, ये जो बायोडाइवर्सिटी है, इसको कंजर्व किस तरीके से किया जा सकता है, एक सिंपल लाइन में लिखें तो हमें लोगों को एडुकेट करने की ज़रूरत है, हमें लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। दूसरा, हमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। तीसरा, हमें हमारी एक्टिविटीज़ को कुछ इस तरीके से रीओरिएंट करने की ज़रूरत है कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो हारमोनियस हो, हमारा जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल हो। और इन कंजर्वेशन के एफर्ट्स में हमें लोकल कम्युनिटीज और लोकल इंडिविजुअल्स की इंपॉर्टेंस को भी समझने की ज़रूरत है, उनको भी इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। और लास्टली, ये जो कंजर्वेशन के एफर्ट्स हैं, ये वन टाइम एफर्ट्स नहीं होने चाहिए। ये जो कंजर्वेशन है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होनी चाहिए। अच्छा, ये जो बायोडाइवर्सिटी है, ऐसा नहीं है कि इसको कंजर्व करने के लिए कोई स्टेप्स ही नहीं लिए गए हैं। सरकार ने और वर्ल्ड वाइड बहुत सारे स्टेप्स लिए गए। जैसे सबसे पहला एक जो सिग्निफिकेंट स्टेप लिया गया, वो था कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जून 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में एक अर्थ समिट हुई
और ये जो अर्थ समिट है इसमें एक कन्वेंशन साइन हुआ, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये जो कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है इसको इंडियन गवर्नमेंट ने साइन किया और इंडियन गवर्नमेंट के साथ साथ 155 अदर नेशंस ने भी साइन किया। ये जो अर्थ समिट है इसके बारे में हमने क्लास 10th की एनसीईआरटी में भी पढ़ा हुआ है। यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं। अर्थ समिट कब हुई? जून 1992 में हुई। कहाँ हुई? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुई। और ये जो अर्थ समिट है इसमें एक कन्वेंशन साइन हुआ, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और ये जो कन्वेंशन है इसमें बात की गई है अबाउट द स्टेप्स फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। कौन कौन से स्टेप्स की बात की गई है? पहला बोला गया है एफर्ट्स शुड बी मेड टू प्रिजर्व द स्पीशीज दैट आर एंडेंजर्ड। हमें जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एफर्ट्स लेने की जरूरत है। दूसरा बोला गया है प्रिवेंशन ऑफ एक्सटिंक्शन रिक्वायर्स प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। अगर हमें एक्सटिंक्शन को प्रिवेंट करना है, अगर हमें एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाना है तो उसके लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग करने की जरूरत है, प्रॉपर मैनेजमेंट करने की जरूरत है। तीसरा वेराइटीज ऑफ फूड क्रॉप्स, फोरेज प्लांट्स, टिम्बर ट्रीज, लाइव स्टॉक्स, एनिमल्स एंड देयर वाइल्ड रिलेटिव्स शुड बी प्रिजर्व्ड। फोकस किया गया है कि जो फूड क्रॉप्स के वेराइटीज हैं, फोरेज प्लांट्स के वेराइटीज हैं, टिम्बर ट्रीज हैं, लाइव स्टॉक है, एनिमल्स हैं, उनको हमें प्रिजर्व करने की जरूरत है, उनके लिए हमें स्टेप्स लेने की जरूरत है। चौथा ईच कंट्री शुड आइडेंटिफाई हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड रिलेटिव्स एंड एंश्योर देयर प्रोटेक्शन। हर एक कंट्री को जिम्मेदारी दी गई है कि अपने अपने एरिया में, अपने अपने रीजन में हैबिटेट्स को आइडेंटिफाई करो। ऐसे हैबिटेट्स को आइडेंटिफाई करो जहां पे एनिमल्स रहते हैं, जहां पे प्लांट्स रहते हैं, और ये जो हैबिटेट्स हैं इनको प्रोटेक्ट करो, इनके प्रोटेक्शन के लिए एडिक्वेट स्टेप्स लो। पांचवा हैबिटेट्स वेयर स्पीशीज फीड, ब्रीड, रेस्ट एंड नर्स देयर यंग शुड बी सेफगार्डेड एंड प्रोटेक्टेड। ऐसे हैबिटेट्स जहां पे जो एनिमल पॉपुलेशन है, जो प्लांट्स की पॉपुलेशन है, जो स्पीशीज की पॉपुलेशन है, वो अपने यंग वंस को फीड करती है, ब्रीड करती है, रेस्ट करती है, नर्स करती है, उन हैबिटेट्स को हमें सेफगार्ड करने की जरूरत है, प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। और फाइनली बोला गया इंटरनेशनल ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स बी रेगुलेटेड। वाइल्ड प्लांट्स में और एनिमल्स में जो इंटरनेशनल ट्रेड होती है उसको भी रेगुलेट करने की जरूरत है। साइट्स के बारे में होपफुली आपने सुना होगा, तो ये जो इंटरनेशनल ट्रेड है इन वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसको भी रेगुलेट करने की बातचीत इस कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में की गई। कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी आउटकम है अर्थ समिट का। और अर्थ समिट कब हुई थी? जून 1992 में अर्थ समिट हुई थी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हमारी खुद की गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं ये जो बायोडाइवर्सिटी है, ये जो स्पीशीज हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे अपने नेचुरल बाउंड्रीज में वैरायटी ऑफ स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए सरकार लेकर आई द बेहद इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 है, इसके तहत नेशनल पार्क्स को, सेंचुरीज को स्टेब्लिश किया गया। ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 है, इसके तहत बायोस्फीयर रिजर्व्स को डिक्लेयर किया गया। तो सरकार वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 लेकर आई और इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के तहत नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज को स्टैब्लिश किया गया और बायोस्फीयर रिजर्व्स को डिक्लेयर किया गया। इसके अलावा ट्रॉपिकल रीजन्स में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ट्रॉपिकल रीजन्स में जो कंट्रीज लोकेटेड हैं उन कंट्रीज में अ लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स स्पीशीज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ये जो ट्रॉपिकल रीजन्स की कंट्रीज हैं यहाँ पे मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स देखने को मिलते हैं। ऐसे सेंटर्स जहाँ पे हाई बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जहाँ पे हाई डाइवर्सिटी देखने को मिलती है स्पीशीज की, उनको बुलाया जाता है मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स। ये जो मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स हैं ये 12 कंट्रीज में देखने को मिलते हैं। कौन कौन सी 12 कंट्रीज हैं? एक है मेक्सिको, दूसरा कोलंबिया, तीसरा इक्वाडोर, चौथा पेरू, पांचवा ब्राजील, छठवा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, सातवां मेडागास्कर, आठवां चाइना, नौवां इंडिया, 10वां मलेशिया, 11वां इंडोनेशिया और 12वां ऑस्ट्रेलिया। ट्रॉपिकल रीजन्स में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। और ये जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं इनमें कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स देखने को मिलते हैं। मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स का मतलब नाम से ही क्लियर है, ऐसे सेंटर्स जहाँ पे
स्पीशीज की डाइवर्सिटी बहुत हाई देखने को मिलती है। ये जो मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स हैं ये 12 कंट्रीज में देखने को मिलते हैं। कौन कौन सी 12 कंट्रीज हैं? मैक्सिको, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ब्राजील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मेडागास्कर, चाइना, इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। ये जो 12 कंट्रीज हैं, ये जो मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स हैं, इन पे हमें प्रोमिनेंटली फोकस करने की ज़रूरत है। इन पे हमें अपने रिसोर्सेज को कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है। इनफैक्ट IUCN ने बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया है। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN ने बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया है। और ये जो हॉटस्पॉट्स हैं इनको डिफाइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर वेजिटेशन। वेजिटेशन के अकॉर्डिंग ये जो हॉटस्पॉट्स हैं इनको डिफाइन किया जाता है और IUCN ने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया है। अब जब हमें पता है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कहाँ पर हैं, तो हमें समझ में आता है कि ये वो रीजन्स हैं जहाँ पे हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। और फिर ये जो रीजन्स हैं, इन रीजन्स के ऊपर हमें फोकस करने की ज़रूरत है। इन रीजन्स के ऊपर हमें अपने जो कंजर्वेशन के एफर्ट्स हैं उनको लगाने की ज़रूरत है। जैसे मेडागास्कर की अगर बात करें तो मेडागास्कर में अबाउट 85% ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। मेडागास्कर में जो प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलते हैं उनमें से लगभग 85% प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे हैं जो कि दुनिया में और कहीं नहीं मिलते हैं। तो ये जो मेडागास्कर वाला रीजन है इसको हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की ज़रूरत है। अगर बात करें आइलैंड्स ऑफ हवाई के बारे में तो आइलैंड्स ऑफ हवाई हैव मैनी यूनिक प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर थ्रेटन्ड बाय इंट्रोड्यूस्ड स्पीशीज एंड लैंड डेवलपमेंट। आइलैंड ऑफ हवाई में जो यूनिक प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको अब खतरा है बिकॉज ऑफ इंट्रोड्यूस्ड स्पीशीज एंड लैंड डेवलपमेंट। तो यहाँ भी हमें कंजर्वेशन को इंश्योर करने की ज़रूरत है। यहाँ भी हमें कंजर्वेशन के जो एफर्ट्स हैं उनको लगाने की ज़रूरत है। अच्छा, ये जो मैप दिया गया है इस मैप में बात की गई है कुछ इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स के बारे में। जैसे इंडिया में अगर देखें तो ये जो वेस्टर्न घाट्स वाला रीजन है इट इज़ अ इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट। ये जो हमारे ईस्टर्न हिमालयाज हैं दे आर इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स। ऐसे ही श्रीलंका में सिन्हाराज फॉरेस्ट हैं। ये जो सिन्हाराज फॉरेस्ट हैं दे आर हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इधर अगर देखोगे तो आपको सेंट्रल अमेरिकन लोलैंड फॉरेस्ट दिखेंगे और इधर सेंट्रल अमेरिकन हाईलैंड फॉरेस्ट दिखेंगे। ये भी इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स हैं। नीचे अगर देखोगे तो वेस्टर्न इक्वाडोर है और कोलंबियन है। ये जो कोलंबिया और इक्वाडोर है यहाँ पे भी हॉटस्पॉट है बायोडाइवर्सिटी का। ट्रॉपिकल एंडीज यहाँ पे भी हॉटस्पॉट है बायोडाइवर्सिटी का। इधर एटलांटिक फॉरेस्ट ब्राजील यहाँ भी इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है। इधर अपर गुनिया फॉरेस्ट ये भी रिच हैं डाइवर्सिटी में। ईस्टर्न आर्क माउंटेन्स तंजानिया ये भी रिच हैं बायोडाइवर्सिटी में। फिर इधर पेनिनसुलर मलेशिया है, फिलीपींस है, नदर्न बोर्नियो है। बेसिकली मेकोंग बेसिन जो है वहाँ पे भी डाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट है। वहाँ पे भी डाइवर्सिटी की रिचनेस देखने को मिलती है। फिर इधर ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड यहाँ भी हॉटस्पॉट है। यहाँ पे भी इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट एग्जिस्ट करता है। तो ये जो मैप है इस मैप को भी ब्रीफ तरीके से देखो। नाम याद रखना, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न हिमालयास, इधर इक्वाडोर, इधर कोलंबिया, इधर ट्रॉपिकल एंडीज, सेंट्रल अमेरिकन फॉरेस्ट ये जो फॉरेस्ट है। फिर तंजानिया में ये जो ईस्टर्न आर्क माउंटेन्स हैं। इधर ये पूरा जो मेकोंग बेसिन है यहाँ पे भी इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है। और इसके साथ ये जो चैप्टर है ये चैप्टर खत्म हो गया। इनफैक्ट जो नया वाला एडिशन है इस किताब का वो एडिशन खत्म हो गया। पुराने एडिशन के 2 चैप्टर्स और बचे हुए हैं। उन 2 चैप्टर्स को आगे आने वाले सेशंस में हम कवर कर लेंगे। बाकी ये जो नया एडिशन है किताब का ये खत्म हो गया है। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।